गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और राज पुलिस बनने की इच्छा रखने वाले सभी मेरे भाइयों और बहनों, आपके लिए एक करंट तड़ाका भड़ाका वाली एक शानदार वैकेंसी आ चुकी है जिसमें को जाना जाता है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नाम बड़ा इसका खतरनाक है दोस्तों और काम भी बड़े खतरनाक है। सीआरपीएफ है जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, ये आपको खतरनाक वैकेंसी है। वैसे इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कमांडो वगैरह भी यहीं पे तैयार किए जाते हैं सीआरपीएफ की वैकेंसी के जरिए ही। लेकिन इसमें जो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज जो पोस्ट आई है मिनिस्ट्रियल स्टाफ की पोस्ट आई है, यानी ऑफिस के काम की पोस्ट आई है। आपसे जो भी काम करवाया जाएगा ऑफिस से संबंधित काम करवाया जाएगा। वैसे देश के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बंदूकें चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ से। लेकिन फिर भी आप घबराते हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सीआरपीएफ ने वैकेंसी निकाली है हेड कांस्टेबल की और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, जो कि स्टेनो के साथ निकाली है। इसको हम थोड़ा बाद में ध्यान देखेंगे। स्टेनो वाली वैकेंसी पर हमारा मेन फोकस रहेगा हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकाली है मिनिस्ट्रियल स्टाफ की, उस पर। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है हेड कांस्टेबल की वैकेंसी की 4/1/2023। देखिए आप 4/1/2023 इसकी स्टार्टिंग डेट है। 4/1 यानी 4 जनवरी से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी हेड कांस्टेबल बनना चाहता है उसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे 4 जनवरी से। और लास्ट जो डेट है इसकी, लास्ट क्लोजिंग डेट की बात करें तो 25 जनवरी यानी 26 जनवरी से एक दिन पहले इसकी फॉर्म भरने की डेट ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आपको 20 जनवरी से पहले ही इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। इस तो ये डेट है जो 4 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगे इसके फॉर्म। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्म भरने में कहाँ से आएंगे। इसके फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे सिंपल तरीका सीआरपीएफ इंडिया की वेबसाइट है crpfindia.com। बहुत आसान वेबसाइट है, या आप अन्य किसी वेबसाइट जैसे सरकारी रिजल्ट, जॉब अलर्ट, वहाँ पर जाकर डायरेक्ट लिंक ओपन होता है। आप सबसे अच्छा सरकारी रिजल्ट का उपयोग कीजिए, वहाँ पर डायरेक्ट लिंक ओपन हो जाएगा। तो आपको crpfindia.com की वेबसाइट से या crpf.nic.in की वेबसाइट से, आप देखो ये वेबसाइट है, इससे आप फॉर्म भर सकते हैं आराम से। सबसे अच्छा तरीका है, आप यदि ये वेबसाइट खोलते हो दोनों में से कोई सी भी, जैसे आपने crpf.nic.in खोली, इसको आपको क्लिक करना। उसके बाद आपको जाना है, सिंपल इस पर लिखा आएगा थ्रो लिंक अस रिक्वायरमेंट, इस तरह का लिखा आएगा थ्रो लिंक एज रिक्वायरमेंट। इसके बाद इस पर व्यू आल लिखा आएगा, व्यू आल पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद मिनिस्ट्रियल स्टाफ से संबंधित वैकेंसी उस पर क्लिक करना। उसके बाद अप्लाई, मिनिस्ट्रियल स्टाफ अप्लाई। इस तरह से आप इसका फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने की बहुत आसान प्रक्रिया है। ज़रूरी कागजात आपके पास होने चाहिए, सही तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना, किसी प्रकार की गलतियाँ नहीं करनी है। वैकेंसी की बात करते हैं तो इसमें कौन सी पोस्ट के लिए कितने वैकेंसी हैं, मेल के लिए कितनी वैकेंसी है, फीमेल की कितनी वैकेंसी है, और कैटेगरी वाइज SC ST OBC जनरल EWS कैटेगरी की कितनी कितनी वैकेंसी है। हम बात करते हैं, हमारा मेन फोकस है हेड कांस्टेबल पे। हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है जिसमें आपको बंदूकें चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस पर फोकस करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 532 महा बम्पर वैकेंसी है, 532। जनरल कैटेगरी में जो EWS से संबंधित होते हैं, EWS कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी का एक पार्ट है, जिनकी इनकम जो थोड़े आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके लिए 132 पोस्ट हैं। यदि आपके पास ऐसी स्थिति हो तो आपको EWS से बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कट ऑफ जनरल की कट ऑफ की अपेक्षा कम जाती है। OBC की बात करें, OBC में 355 वैकेंसी है हेड कांस्टेबल की। SC कैटेगरी की बात करते हो, वो 197 वैकेंसी है। 197 वैकेंसी पे आप फॉर्म भर सकते हो, बहुत वैकेंसी है। ST के लिए 99 वैकेंसी है, टोटल 1315 वैकेंसी। तो वैकेंसियों की तो बात करें, कोई कम वैकेंसी नहीं है, पर्याप्त वैकेंसी है। आपको सेलेक्ट होना, आपको आपकी सीट लेनी है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वैकेंसी के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना ही चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, ये वैकेंसियों में ये भी कह रहा है कि जो CRPF वाले हैं ये बोल रहे हैं कि इनकी जो पोस्ट हैं, CRPF की वैकेंसी की पोस्ट देखो, ये पोटेंटेटिव पोस्ट बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं पोस्ट, जो भी प्रशासन बताएगा उस हिसाब से। सैलरी की बात कर लेते हैं, हेड कांस्टेबल को सैलरी कितनी मिलती है। जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्टाफ की बात करते हैं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ की सैलरी है जो पे लेवल 4 में आती है। सेंटर की जो 7th पे कमीशन तो लागू हो चुका है, सैलरी बम्पर होती है
4th लेवल पे आती है, जिसमें आपको 25,500 से 81,100 आपका पे मैट्रिक्स रहेगा। इसके बीच में आपको सैलरी मिलना चालू हो जाएगी। 25,500 से मिनिमम सैलरी है। उसके बाद सैलरी अच्छी खासी है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं, स्टेनो वाली, जो स्टेनो से वैकेंसी आई हुई है, उसमें आप यदि स्टेनो जानते हो अच्छे से तो आपको अप्लाई करना चाहिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसमें वैकेंसी हालांकि कम है, बट यदि आप स्टेनो के गुरु हो, स्टेनो के ज्ञानी हो, तो इसको अप्लाई करना चाहिए। इसकी सैलरी इससे अच्छी होती है। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है 29,200 से 92,300। ऑफिस का काम है दोनों के लिए। ऑफिस काम में मस्ती करनी है, आपको ऑफिस में काम निपटाने हैं। इतनी अच्छी पोस्ट है, आपको घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एज की। एज क्या चाहिए इसके लिए, एज की बात करते हैं तो एज इस वैकेंसी के लिए जो सबसे अच्छी एज है, इसमें सबसे 18 साल तो मिनिमम एज है। यानी आप 18 साल के हो चुके हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 18 साल से कम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे अग्निवीर में 17.5 वाले भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इसमें 18 साल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और अधिकतम एज है 25 साल। यदि आप 25 साल से ज़्यादा हो गए हो तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। 18 से 25 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। और जो ये डेट काउंट होगी, ये डेट काउंट होगी 25/1/2023 से। यानी जब फॉर्म भरना ख़त्म हो जाएंगी यहाँ से 25/1/2023 के बाद से आप 18 साल के हो जाने चाहिए या 25 साल से कम के होने चाहिए लास्ट डेट से। यानी कहने की बात यह, आपका जन्म 26 जनवरी 1998 से 25 जनवरी 2005 के बीच होना चाहिए। यदि इन दोनों के बीच, यदि आपका 26 जनवरी 1998 और 25 जनवरी 2005 के बीच आपका बर्थडे नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। और SC ST OBC कैटेगरी के लिए अलग से रिजर्वेशन है। आप आराम से इसके लिए एज रिलेक्शन दिया गया है अकॉर्डिंग रूल्स। तो आप SC ST OBC, एक्स सर्विसमैन और अदर कैटेगरी जो PH वगैरह होती है, गवर्नमेंट के ऑर्डर है उसके अनुसार सबको रिजर्वेशन मिला हुआ, जो कि आपको हम बाद में बता देंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए। ओनली 12वीं पास, यानी आपने 10+2 कर रखी है, 12वीं पास कर रखी है तो इस वैकेंसी के फॉर्म आप भर सकते हो। आराम से आपको सफलता प्राप्त होगी। इसको अप्लाई करने के लिए हमने आपको तरीका बता ही दिया। अप्लाई करने के लिए किस तरीके से भरोगे, CRPF की वेबसाइट खोलनी है, सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट खोलनी है। इसकी एग्ज़ाम की बात करें हम, एग्ज़ाम होगा इसका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो कि 15 फरवरी को होगा। फिक्स कर रखा है CRPF ने इसका शेड्यूल, 15 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होगा, 15 फरवरी 2023 को। और इसका टेस्ट ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसका। उसके बाद हम बात करते हैं इसके रूल्स रेगुलेशन की बात करते हैं। जो आपने फॉर्म वगैरह की बात करते हैं तो फॉर्म तो आपको वेबसाइट बता दी हमने। इसमें रिक्वायरमेंट प्रोसेस होगा, जिसमें आपका एक तो ऑनलाइन टेस्ट होगा। पहला तो होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट मतलब आप यदि स्टेनो से हो तो स्टेनो की टाइपिंग करवाई जाएगी, यदि आप मिनिस्ट्रियल स्टाफ के हो तो आपको टाइपिंग करवाई जाएगी। उसके बाद इसमें एक आपका छोटा सा फिजिकल होगा, ज़्यादा भारी भरकम फिजिकल नहीं है इसमें। आपके लिए एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा और उसके बाद आपका करवाया जाएगा एक मेडिकल टेस्ट। यानी आपको 4 टेस्टों से गुजरना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल। बहुत जल्दी प्रोसेस होगा। आपको सबसे जल्दी वैकेंसी में नौकरी देने वाला ये रेलवे की तरह और SSC की तरह नहीं है, 2-2 साल तक आपको पटके रखेगा। जल्दी आपका काम करवा लिया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होंगे, आपको पता ही हमने बता दिया था। और जो टेस्ट होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। स्किल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। वो आपको कंप्यूटर का जब टेस्ट हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट आएगा तब आपको सूचित कर दिया जाएगा। और पूरे इंडिया में पोस्टिंग दी जाएगी, तो आपको पता ही है। सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ले जाने होंगे। और फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा CRPF का। जो सारे आपका CBT टेस्ट हो जाएगा, स्किल टेस्ट हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, DV हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा
और कोई टेस्ट बच जाएगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपको सीआरपीएफ की पोस्ट मिल जाएगी, जिसमें बंदूक नहीं चलानी, कंप्यूटर चलाना पड़ेगा। एडमिट कार्ड इसी की वेबसाइट पर मिलेंगे आपको। और प्रत्येक जो टेस्ट है उसके लिए आपको जब एग्ज़ाम होगा और एडमिट कार्ड निकलेंगे, उसके लिए आपको 2 कलर कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड की ले जानी पड़ेंगी। ध्यान रखने की बात है इसमें कि 2 कलर कॉपी ले जानी पड़ेंगी एडमिट कार्ड की। 2 कलर कॉपी ले जाना ज़रूरी है। एक वो खुद जमा करेंगे, एक आपके पास रखेंगे। और हैंड और 1 कलर कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड मैंने बताई दी आपको जमा करवानी होगी 1 कॉपी। पे स्केल हमने आपको बता दी थी, पे स्केल क्या क्या है इनकी। पे स्केल के बाद पे स्केल में आपको जो सैलरी तो मिलेगी, इसके अलावा अदर जो अलाउंसेज है, जैसे कि डेयरनेस अलाउंस है, डीए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस है, एचआरए मिलता है, ट्रांसपोर्ट आने जाने का मिलता है, राशन मनी अलाउंस है, यूनिफॉर्म कपड़े भी आपको मिलेंगे, फीस, फ्री एकोमोडेशन भी मिलेगा, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, छुट्टियों पर पास ही मिलेगा। तो आपको बहुत सारी सुविधाएं देता है ये आपका हेड कांस्टेबल। और जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आप सीआरपीएफ में जाओगे, इतनी सारी पोस्ट, इतनी सारी फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, आपको घर जाने के लिए पास मिलेगा। इसके अलावा आपको यूनिफॉर्म के लिए पैसे मिलेंगे, आपको राशन के लिए पैसे मिलेंगे, मतलब आप एकदम फ्री हो जाओगे। वैकेंसीज की हमने आपको बात आई दी है, बार बार वैकेंसीज के बारे में नहीं बताएंगे आपको। वैकेंसी चेंज हो सकती है। 10% वैकेंसीज ईयर मार्क फॉर एक्स सर्विसमैन। इन वैकेंसी में 10% एक्स सर्विसमैन को दी जाएंगी, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो वो। और हम बात करते हैं और इसमें टर्म्स कंडीशन की बात करते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, और इसके अलावा भारत का नागरिक के अलावा नेपाल का नागरिक भी चल जाएगा, भूटान का नागरिक भी चले जाएगा। एज लिमिट के बारे में उन्होंने बताया था 18 से 25 होनी चाहिए, अर्थात आपका जन्म 26/1/98 से लेके 25/1/2005 के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी को 5 साल की अपर एज में लिमिट मिलेगी, यानी 25 के अलावा वो 30 साल का भी हो सकता है। ओबीसी है तो 3 साल की छूट मिलेगी, यानी 25 के अलावा 28 का भी हो सकता है। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट दी गई है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए भी 3 साल की छूट दी गई है। और जो यदि किसी प्रकार के गुजरात कांड में घटित हुए थे, जिनके बच्चे गुजरात कांड के पीड़ित हैं, उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है। और गुजरात कांड के ओबीसी वाले पीड़ित थे, उनको 8 साल की छूट मिली है। तो इस प्रकार को गुजरात कांड वालों को ही 10 साल की छूट भी मिली है। अलग अलग कैटेगरी वाले एससी एसटी को, जनरल कैटेगरी को 5 साल की छूट है, ओबीसी कैटेगरी को 8 साल की, और एससी एसटी को 10 साल की छूट है। अब डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, 10वीं की डिटेल भरनी पड़ेगी उसमें। तो सीआरपीएफ में जो 10वीं की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ को माना जाएगा। नेम फिल्ड किया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म में। नेम फिल करते हो आप उस टाइम ध्यान से रखना है, आपको 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नेम फिल किया जाएगा। और सीआरपीएफ में और किसी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। अब बात करते हैं आपको हम इसके अलावा और चीज़ों से आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसके आप बताते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं हम। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपके पास क्या क्या है, देखो आपके सेट फॉर्मेट की बात करते हैं तो आपका एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो या ईएसएम हो तो आपको उनके सर्टिफिकेट लगाने होंगे। और सबका जो इस प्रकार से सर्टिफिकेट मांगते हैं उसी प्रकार से एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को अपने अपने सर्टिफिकेट ऑनलाइन करते टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ये बनवाने की ज़रूरत है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं हम तो 12वीं पास की वैकेंसी 10+2 की पास किसी भी बोर्ड से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 2 या 3 साल वाला डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स ले रखा है 10वीं के बाद तो आप 12वीं के बराबर नहीं माने जाएंगे, सीधी सी बात है। यदि आपने डिप्लोमा या ITI वगैरह कर रखी है 10वीं के बाद तो आप 12वीं के इक्विवेलेंट नहीं हो। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, ये क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको हम बता देते हैं अप्लाई करने का तरीका हमने बताई दी है, वेबसाइट पर जाकर करना है आपको। सेंटर मांगे जाएंगे आपसे, अलग अलग सेंटर आप आपके अकॉर्डिंग बढ़ सकते हो।
फीस ज़्यादा नहीं है, इसकी फ़ीस ओनली 100 रुपये है। मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के और ओबीसी कैटेगरी के लिए फ़ीस फॉर्म भरने की 100 रुपये मात्र, और एस सी के लिए फ्री है एकदम, किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं लगेगा। सेंटर आपको अलग अलग शहरों में दिए जाएंगे, आप देख लेना। ये टेबल है, इस टेबल से आप देख सकते हो, आराम से डाउनलोड भी कर सकते हो, आपको लिंक बता दिया जाएगा। एग्ज़ाम कैसा होगा? पहला पेपर होगा जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि 22 से 28 फरवरी के बीच होगा, और इसमें 4 सेक्शन आएंगे। हिंदी आएगी और इंग्लिश आएगी। हिंदी और इंग्लिश के 25% आएंगे। जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स के 25% आएंगे। रीजनिंग के 25% आएंगे, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी फिर मैथमेटिक्स, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इसमें जीके क्वेश्चन नहीं आएंगे, हमने आपको बता देते हैं जीके के बारे में इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो हिंदी, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस और क्वांटिटी एप्टीट्यूड 90 मिनट का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 1.5 घंटे का पेपर आएगा, और बाई लैंग्वेज होगा, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा पेपर। यदि आप नेगेटिव करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, यानी 0.25 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं, इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण बातें और बता देते हैं। टाइपिंग करोगे आप, टाइपिंग की जो टेस्ट है हेड कांस्टेबल के लिए, जो टाइपिंग की स्पीड मांगी गई है 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट, बहुत आसान है। 10 मिनट का टेस्ट होगा, आपका डिक्टेशन टेस्ट होगा। तो टाइपिंग की स्पीड 10 मिनट का टेस्ट होगा, जिसमें पर मिनट 1 मिनट में 80 वर्ड टाइप करने होंगे आपको। और आपका यदि टाइम ट्रांसक्रिप्शन के टाइम की बात करें तो 50 मिनट इन इंग्लिश और 65 मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो ये आपका स्टेनो के लिए है, स्टेनो के लिए है इस तरह का। यदि आप हेड कांस्टेबल, जो कि हमारी प्रायोरिटी है, इसके लिए मात्र 35 वर्ड आपको पर मिनट टाइप करने पड़ेंगे। 35 मिनट आपको कीबोर्ड से लिखना पड़ेगा, 35 शब्द लिखने पड़ेंगे कीबोर्ड से। और हिंदी टाइपिंग यदि अथवा में लेते हैं तो मात्र 30 वर्ड लिखने पड़ेंगे आपको। तो स्किल टेस्ट हो जाएगा आसानी से आपके लिए, इतना कठिन काम नहीं है स्किल टेस्ट का बारे में, बहुत आसान है। स्किल टेस्ट यदि हिंदी की बात करेंगे तो मंगल फ़ॉन्ट में किया जाएगा, और इंग्लिश की फ़ॉन्ट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। एरर वगैरह का इसमें ध्यान रखना है स्किल टेस्ट में। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होती है, या आपके किसी वर्ड में कोई मिस्टेक होती है, आप गलत वर्ड लिख देते हैं, वर्ड जो पैसेज में है ही नहीं वो लिख देते हैं, तो ये मिस्टेक के रूप में काउंट होंगे। और प्रत्येक मिस्टेक पे आपका 5% काटेगा। एक वर्ड यदि आप कुछ लिखते हैं तो 5% काटा जाएगा, यानी आप 100 वर्ड सही लिख देते हैं तो, और कुछ को गलत कर देते हैं तो 5% आपकी कटौती होगी। स्टेनोग्राफर में भी इसी तरह का है। स्किल टेस्ट एक ही बार होगा, आपका बार बार नहीं किया जाएगा कि आपका कंप्यूटर बंद हो गया या आपको वापस ऑप्शन दिया जाएगा, नहीं, इस प्रकार कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार स्किल टेस्ट हेड कांस्टेबल का बहुत आसान है। मात्र 35 शब्द लिखने हैं आपको, अंग्रेजी के और हिंदी के लिखने 30 शब्द 1 मिनट के अंदर। आसान है, आप आराम से क्रैक कर पाओगे। अब फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल भी इसका कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो उनकी हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर चाहिए, और फुलाकर चाहिए 82 सेंटीमीटर। इसके अलावा कैंडिडेट जो विभिन्न कैटेगरियों से आते हैं, जैसे नागालैंड, अरुणाचल, बिलोंगिंग डोगरा, ये क्या इनकी हाइट थोड़ी कम होती है, इसलिए इनकी हाइट 162.5 नापी गई है। चेस्ट में तो उतना ही, सबको उतना ही खाने को मिलता है, सब अपने हिसाब से खा सकते हैं, अपने हिसाब से चेस्ट फुला सकते हैं 77 और फुलाकर 82। और जो एस टी कैटेगरी है, एस टी कैटेगरी के लिए भी 162.5 हाइट नापी गई है। चेस्ट 76 चेस्ट की बात करें 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाकर 81 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर फुलाना आपको। फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट की हाइट 155 सेंटीमीटर नापी गई है। चेस्ट की नई क्वालिफिकेशन होती है इसमें। इसके अलावा चेस्ट यदि फीमेल की बात करें, अदर कैटेगरीज गोरखाज, डोरगाज, मराठाज, जहाँ पे थोड़ी हाइट का इशू रहता है, उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर है। और जो एसटी की कैटेगरी से बिलोंग करती है, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती है, उनकी 150 मानी जाएगी।
आसान है, आपको 165 सेंटीमीटर हो जनरल के लिए हो तो आप, अदरवाइज जनरल और ओबीसी और एससी में हो तो 165 सेंटीमीटर, बाकी अदर कैटेगरी हो, एसटी में हो तो आपको 162 सेंटीमीटर, फीमेल है तो 150 और अदर फीमेल है तो 150। इसके बाद हम बात करते हैं चेस्ट की। हमने बता दिया आसान है, तो ये फिजिकल टेस्ट होगा। इसमें आपका बस इतना से टेस्ट किया जाएगा और कोई टेस्ट नहीं किया जाएगा, मेजरमेंट किया जाएगा बस। उसके बाद आपका मेडिकल किया जाएगा एक, जिसमें ओवर और अंडर वेट नहीं होना चाहिए, वेट आपका आपकी एज के अनुसार होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। और हाइट में जो रिलेक्शन है आपको हमने बता ही दिया है किस प्रकार किया जाएगा। हम बात करते हैं पीएसटी की बात करते हैं। जो फिजिकल है आपका फिजिकल टेस्ट है, इसमें किसी प्रकार के नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन क्वालिफाई होना ज़रूरी है। फिजिकल टेस्ट कोई नंबर नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट आपको दिए गए हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आप देख सकते हो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं सारे डॉक्यूमेंट हो आपके पास। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल की आईडी भी लग सकती है आपकी, या एनी आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपके लिए मेडिकल की बात कर लेता हूँ। मेडिकल में क्या होगा, देखो जो भी फिजिकल पास कर लेंगे उनको मेडिकल में बिठाया जाएगा। सीआरपीएफ का मेडिकल टेस्ट होता है खुद का, और मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। मेडिकल टेस्ट की टर्म्स एंड कंडीशन होती है, फिट होना चाहिए व्यक्ति, और उस फिटनेस के लिए जो भी योग्यता है वो आपके पास होनी चाहिए। इसमें फ़िलहाल कोई ऐसा मेजर नहीं दिया गया है फिटनेस के बारे में जो हम आपको बता सके। हाँ ये दे रखा। फिटनेस की बात करें तो आंखें आपकी 6/6 होनी चाहिए क्लियर, और आपकी 6/9 होनी चाहिए विदाउट करेक्शन। और कैंडिडेट में घुटने की चिपकने की समस्या नहीं होनी चाहिए, घुटने अड़ते हैं, घुटने टकराते हैं, वो समस्या नहीं होनी चाहिए। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, आँखों पे सिक्वेंट नहीं होनी चाहिए, और आपके जो हाई कलर विजन भी नहीं होना चाहिए। आपका कलर विजन अच्छा होना चाहिए आपका। मेंटल तो होना ही नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। फ्री फ्रॉम सभी प्रकार की बीमारियों से दूर होना चाहिए। टैटूज बिल्कुल भी अलाउ नहीं है इसमें। किस प्रकार अलाउ होंगे कंटेंट टैटूज, जो धर्म से संबंधित टैटूज है बिल्कुल भी अलाउ नहीं होंगे। कोई लोकेशन से संबंधित टैटू बिल्कुल अलाउ नहीं होंगे। यदि कोई टैटू 1/4 से बड़ा है तो वो भी अलाउ नहीं होगा। आसान मेडिकल टेस्ट कोई इतना कठिन नहीं है। इस प्रकार ये टेस्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी में आपको देखो इसमें जो पास होने की कंडीशन है, जनरल कैटेगरी के जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम मेडिकल एग्ज़ाम के लिए 40% आना ज़रूरी है, और अदर कैटेगरी के लिए 35% आना ज़रूरी है स्किल टेस्ट में। उसके बाद और कोई ऐसी बात नहीं है आपके लिए बताने लायक। देख लेते हैं आपके लिए कोई बात होगी तो हम ज़रूर बताएंगे इसमें से आपको। एप्लीकेशन ऑनलाइन करोगे, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड पार्ट चालू होएगा। सेकंड पार्ट में देखो आप फॉर्म भरोगे तो आपके पास जो फ़ोटो अपलोड करोगे, फ़ोटो और साइन का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। फ़ोटो और साइन की बात करते हैं हम, जो फ़ोटो लगाओगे आप, फ़ोटो की बात करते हैं, आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए। कलर्ड फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, 35x45 की होनी चाहिए आपके पास, जो कि 3 महीने से पुरानी नहीं चाहिए। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो भी नहीं होनी चाहिए, कलर फ़ोटो होनी चाहिए। बैकग्राउंड होना चाहिए लाइट कलर में, या तो ग्रे या वाइट, वैसा भी हो सकता है, लेकिन लाइट कलर में होना चाहिए, ज़्यादा चमकीला नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का पैटर्न नहीं होना चाहिए, चित्र नहीं होने चाहिए पीछे को। और जिसमें 70 से 80% आप जानते हो फ़ोटो के बारे में, तो फ़ोटो कैसे आती है। और यदि आप गिलास पहनते हो तो आपको फुली विजिबल होना चाहिए गिलास आपके। यदि पहनते हो आपको 6x6 आँखों की ज़रूरत है, तो आप गिलास यदि पहनते हो तो आप इसमें विजिबल ही नहीं हो।
द साइज ऑफ स्कैन फ़ोटो, जब स्कैन करोगे आप फ़ोटो को ऑनलाइन के लिए 50 से 100 KB की JPG मोड में होनी चाहिए। उसी प्रकार यदि आप साइन करते हो, इसके लिए साइन अपलोड करने के लिए ब्लैक पेन इंक की ज़रूरत पड़ेगी। ब्लैक इंक वाले पेन आपको लगाना होगा इसमें। साइन भी 50 से 100 KB में ही चाहिए। 100 रुपये का आपका इसके बाद चालान काटा जाएगा। इस फॉर्म स्टेप के बाद 100 रुपये का चालान कटेगा, जो आप कर सकते हो विभिन्न प्रकार के मोड से ऑनलाइन तरीके से। उसके बाद इसका आपको प्रिंट आउट रखना आपके पास, जो बहुत काम में आने वाला है। एक आपके पास सर्टिफिकेट ये आपसे मांगा जाएगा, डिफेंस पर्सनल जो सेवा कर रहे हैं उनसे मांगा जाएगा। आपके लिए कोई काम नहीं है इसका। नॉर्मल बंदे हो तो आप, एक सर्विस मैन हो तो भी इसकी ज़रूरत नहीं है, आपके लिए नहीं है। SC ST के हो तो SC ST का सर्टिफिकेट जो बनता है ऑनलाइन का, जो नया बन रहा है, उस प्रकार का आपके पास होना ज़रूरी है। OBC के हो तो OBC वाला ज़रूरी है आपके पास। और चेस्ट वगैरह की बात करते हैं, जो चेस्ट वगैरह की प्रॉब्लम है, जो उनको एज रिलेक्शन चाहिए, उनके लिए बात आपके लिए नहीं है, आप तो नॉर्मल कैंडिडेट हो। EWC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए जो EWS का कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो चाहिए होता है। OBC के लिए OBC का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये देखो OBC का सर्टिफिकेट। तो ये दोस्तों आपके लिए एक शानदार वैकेंसी है। आप चाहो तो इसमें आराम से सिलेक्शन पा सकते हो। इससे ज़्यादा हम आपको कुछ नहीं बता सकते। अधिक जानकारी के लिए आप ऑनलाइन देखते रहिए। और आपको मुख्य उद्देश्य, सिलेबस आसान है इसका, बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत अच्छा पास होने का तरीका है, और ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी है। तो आप इस वैकेंसी में सेलेक्ट होंगे पक्का, मेरे को विश्वास है ऐसा, यदि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करोगे तो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।